क्या दिया था एक, जितना मुझे याद है उतना मैं लिख देता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरे की पावर n थी, अगर मुझे सही याद है तो इस चीज की वैल्यू बनेगी थी। कुछ कुछ प्रूव करना था, मैंने कहा भी था कि ढंग से मतलब मुझे भी याद नहीं है क्वेश्चन, तो मोस्ट प्रोबेबली an था, बाकी अभी करके देख लेते हैं। an आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर लेना। सर वो सीरीज बंद करना सिखा दो एक बार, बच्चे देख बार बार वो सेम टॉपिक पर तो जा नहीं सकते, तो लेक्चर अगर तुझे याद है, मुझे भी लेक्चर याद नहीं अब किस लेक्चर में सीरीज बंद करना सिखाया था, वो लेक्चर दोबारा देख लेना, एक बार नोट्स पढ़ लेना, फिर भी दिक्कत है तो क्लास के बाहर आके पूछेगा, क्लास में सबका वो नहीं कर सकते फिर बार बार। टॉपिक बता दो, टॉपिक कहाँ पर करवाया था, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। सीरीज बंद करना कहाँ पर सिखाया था? सिखाया था कहीं 10-11 लेक्चर के आसपास सिखाया हुआ, 10-11 के आसपास, कोई 7-8 लेक्चर पहले की बात है। सॉरी, पूरे 1-2 लेक्चर उस पे लगाए थे हमने, मल्टीनोमियल से पहले था। ठीक है, हाँ इतना याद आ रहा है कि ग्रेटेस्ट टर्म के बाद में था, मिडिल टर्म के बाद में था, जस्ट उसके बाद में था शायद, जहां पर सी नोट वगैरह की प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, देख लेना एक बार। चलो ये क्वेश्चन था सॉरी, पहली बात तो ये सवाल किस चीज का है, बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल का, एक तरह से कह लो मल्टीनोमियल इनटू मल्टीनोमियल का, क्योंकि ए नोट इनटू ए नोट कब मिलेगा, जब दो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे। कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई तभी होते हैं जब हमारे पास दो सीरीज मल्टीप्लाई हो, यही कहते हैं ना अपने। ठीक है, तो अच्छा अल्टरनेट साइन कब आएंगे, जब एक प्लस का होगा और दूसरी जगह मुझे एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इतने को चालू करके अगर काम करें तो मुझे दिख रहा है कि एक तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसकी पावर n है, वो तो लिखा ही हुआ है, दोबारा लिख लेता हूं एक बार, a नोट प्लस a1 एक्स बहुत है, a2n माइनस 1 एक्स की पावर 2n माइनस 1, a2n एक्स की पावर 2n। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है कि अल्टरनेट साइन लाने के लिए मुझे कुछ प्लस माइनस की गड़बड़ करनी पड़ेगी सॉरी, लेकिन प्लस माइनस का मतलब ये नहीं है ना कि अब पहले तो क्या होता था, एक 1 प्लस एक्स ले लिया, एक 1 माइनस एक्स ले लिया, अब क्या लेंगे, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर लेंगे या 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेंगे, क्या लेना चाहिए अपने को? तो यहां पर क्या करते हैं, एक्स को रिप्लेस कर देते हैं माइनस एक्स से, एक्स जो है वो माइनस एक्स से रिप्लेस हो जाएगा, उससे फायदा क्या होगा, राइट हैंड साइड में भी एक्स माइनस एक्स से रिप्लेस होगा और वही अपने को काम करवाना है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर पूरे की पावर n इक्वल टू में आएगा a नोट माइनस a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर माइनस a3 एक्स क्यूब, चलता जाएगा, कहां तक चलेगा, सॉरी प्लस का नहीं माइनस का आएगा, माइनस का a2n माइनस 1 एक्स की पावर 2n माइनस 1 प्लस a2n एक्स की पावर 2n, ये आएगा। अब चेक करते हैं a नोट का स्क्वायर कब बनेगा, a नोट का स्क्वायर बनेगा जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में चाहिए a1 का स्क्वायर, वो भी बन जाएगा, लेकिन सोच के देखो जब मल्टीप्लाई करोगे यहां से x की पावर 0 आएगी और यहां से x की पावर 2 आएगी, सेम पावर आ रही है नहीं आ रही, तो बताया था पावर सेम लाना सबसे जरूरी है, तो इससे काम नहीं चल रहा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सीरीज को पलटना पड़ेगा, नॉर्मली प्लस वाले को पलट लिया करो, प्लस माइनस की फिर गड़बड़ नहीं आती, सोचना नहीं पड़ता उतना, तो मैं इसको पलट कर लिख रहा हूं। अब इसमें मैं वो रिजल्ट यूज करूंगा जो लास्ट लेक्चर में करवाया था, कि हम जानते हैं कि आगे पीछे से जो कोफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं, जैसे ये वाली टर्म है, इस वाली टर्म को पहले लिख रहा हूं, सब में फर्क नहीं पड़ता, जो a2n है उसको a नोट लिख सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आगे पीछे के कोफिशिएंट इक्वल होते हैं, तो a2n को लिख लिया a नोट, x की पावर कितनी आएगी 2n, इससे पहले कौन सी टर्म आ रही है a2n माइनस 1, ये किसके इक्वल होते हैं a1 के, तो a1 x की पावर 2n माइनस 1 पलट दिया, तो बाइनोमियल में भी तो इसीलिए पलट पाते हैं ना, क्योंकि आगे पीछे से कोफिशिएंट इक्वल होते हैं,
तो ये आएगा आगे पीछे से कोफिशिएंट इक्वल। अच्छा अगली टर्म क्या बनेगी सोच ही रहे हो, a2 x की पावर 2n-2, क्योंकि मैंने बताया था एनसीआर आगे पीछे से इक्वल होते हैं और इस पर्टिकुलर मल्टीनोमियल के भी कोफिशिएंट आगे पीछे से इक्वल होते हैं। ये भी बताया था सबके नहीं होते। अगर ये यहाँ पर ये लिखा होता 1 + x + 2x के, काम होता ये वाला नहीं, तब ये प्रोसेस नहीं लगा सकते थे। बताया था ना कब होते हैं कब नहीं होते, x को 1/x से इक्वल करो, वो सारा कुछ काम चलता जाएगा। इसकी जगह कितना आ जाएगा, माइनस का a 2n-1 इंटू एक्स प्लस में आ जाएगा a 2n x की पावर 0। इतना पल्ले पड़ रहा है? Yes, sir. अब मुझे दिख रहा है मुझे क्या करना होगा, मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, जो सेकंड और थर्ड है। ये करते हैं ना, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ a0 का स्क्वायर बनेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएंगे, माइनस का a1 स्क्वायर प्लस का a2 स्क्वायर फिर माइनस का a3 स्क्वायर। चेक करो x की पावर सेम आ रही है नहीं आ रही? Yes, sir. आ रही है। तो मुझे बेसिकली क्या चाहिए, मैं ये चाहता हूं कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर कितना 2n, किस में से चाहता हूं 1 + x + x के पूरे की पावर n इंटू 1 - x + x के पूरे की पावर n। ये बात पल्ले पड़ी? अच्छा इनको मल्टीप्लाई करना आता है हमें, कितना आएगा, और पूरे की पावर n। मुझे इसमें से चाहिए x की पावर 2n का कोफिशिएंट। ऑब्वियसली निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मल्टीनोमियल में डायरेक्ट तो आता नहीं, केसेस बनाने पड़ते हैं, इसको इतनी पावर दी उसको उतनी पावर दी, ये सब बातें सॉरी। लेकिन तुम नोटिस करोगे ये जो आंसर चाह रहे, जो प्रूव करवाना चाह रहे, वो नंबर नहीं चाह रहा, ये नहीं चाह रहा कि 7 आंसर आएगा या 10 आंसर आएगा, वो किसकी टर्म्स में निकलवाना चाह रहे, a1 a2 a3 की टर्म्स में निकलवाना चाह रहे। तो अब नोटिस करना चालू करो, जो शुरू में एक्सपेंशन लिखा हुआ है और जो ये यहां तक हम पहुंचे हैं, दोनों में कोई रिलेशन है? x को x से रिप्लेस करें, तो मैं यहां पर भी तो कर सकता हूं ना, शुरू में x को x से रिप्लेस। पल्ले पड़ रही है क्या कर रहा हूं? तो मैं क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन को जो दी हुई इसको 1 मान लो, थोड़ा सा टफ है लेकिन समझ जाओगे एक बार तो आसान है। फिर रिप्लेस x बाय x के इन 1, सही है। तो क्या बन जाएगा 1 + x² + x की पावर 4 पूरे की पावर n। लेकिन एक तरफ तो रिप्लेस नहीं करते ना, सब जगह करते हैं। a0 रहेगा, a1 x की जगह क्या आ जाएगा a1 x², जो a2 x² था उसकी जगह a2 x की पावर 4 चलता जाएगा। एक और लिख लो चलो, a3 x की पावर 6 चलता जाएगा, और एंड में क्या बनेगा, ठीक है। मुझे किसका कोफिशिएंट चाहिए, अब तुम चेक करो x² का कोफिशिएंट a1 है, पावर 2 चाहिए तो a1 आया, पावर 4 चाहिए तो उसका आधा a2 आया, पावर 6 चाहिए तो कितना है a3, पावर 8 चाहिए होगी तो कितना आएगा a4, आधा आ रहा है ना। अगर मुझे x की पावर 2n का कोफिशिएंट चाहिए होगा तो कितना आएगा an, तो सम आ गया an। ये आंसर है। कुछ समझ में आया? क्या लास्ट वाला बताओ? मैंने कहा मुझे x की पावर 2n का कोफिशिएंट चाहिए इसमें से। अब अगर इसका पैटर्न ऑब्जर्व करें, इसका एक्सपेंशन ऑब्जर्व करें, पावर 2 चाहिए तो 2/2 a1 आ गया, अगर पावर 4 चाहिए तो नीचे कितना आ रहा है 2, उसका आधा, 6 है तो 3 आ रहे, 8 होगा तो 4 आएगा, अगर पावर 4n चाहिए तो यहाँ पर नीचे 2n आ रहे, हमें चाहिए था x की पावर 2n का, तो उसका आधा कितना होगा n होगा, an आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ बाकी में, 1 + x + x² है, इसको थोड़ा ऊपर आगे पीछे लिखें तो 1 + x² + x, एक तो ये बना हुआ है, 1 - x + x² का मतलब होगा 1 + x² - x, तो ये क्या लिखा हुआ है a + b इंटू a - b, ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस में आएगा b का स्क्वायर। जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो यही बनता है, करके देख लेना, वो तुम्हारा काम है। ठीक है, दोबारा फिर बोल रहा हूँ, जो बच्चे अभी ऐड हुए हैं 3-4 बच्चे, बाद में जब लेक्चर अपलोड होगा देख लेना और टाइम से आया करो। लास्ट स्टेप प्लीज, वन मोर टाइम सुन लो, कोई बात नहीं। अगर हमें x² का कोफिशिएंट चाहिए था तो 2 की पावर 2 है ना, उसका हाफ कितना होगा 1 होगा, तो a1 आया। पावर अगर हमें 4 चाहिए तो कोफिशिएंट कितने a2, मतलब 4 का हाफ किया 2 आ गया,
पावर 6 चाहिए तो 6 का हाफ 3, तो a3 आया। अगली टर्म आएगी a4 x की पावर 8, पावर 8 चाहिए होगी तो उसका हाफ a4 आएगा। उसी तरीके से हमें यहां पर रिक्वायर्ड है x की पावर 2n का कोफिशिएंट, तो पावर 2n चाहिए तो उसका हाफ n होगा, तो कोफिशिएंट आ जाएगा an। ये बात करिए। जहां x रिप्लेस किया था, x को x स्क्वायर से रिप्लेस करे यहां पर फर्स्ट इक्वेशन में, x की जगह x स्क्वायर आ जाएगा। जहां पर पहले x का स्क्वायर हो रहा था वहां पर अब x स्क्वायर का स्क्वायर होगा, x की पावर 4, और यहां पर भी हर जगह x की जगह x स्क्वायर पुट कर दिया। तो बेसिकली पावर जो जितनी पहले आ रही थी, अगर पहले पावर 2 आ रही थी तो अब डबल होकर पावर 4 हो जाएगी, बस इतना फर्क आएगा। तो इतना मुश्किल तो नहीं था ये सवाल, वैसे वही स्टेप्स थे, बस उनको जो ऐसे काम हम सारे पहले कर चुके हैं एक बार, बस उनको मिक्स मैच करना था एक तरह से। किसी क्वेश्चन में हमने ये स्टेप करा हुआ है, किसी में ये करा हुआ है माइनस वाला, वही सोचते चलो कि बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। सर आंसर कैसे कंक्लूड किया, बस हो गया बच्चे, 3-4 बार रिपीट कर चुका हूँ, इतना तो मेरे में पेशेंस नहीं है। जब लेक्चर अपलोड होगा तब देख लेना, कितनी 4 बार रिपीट कर चुका हूँ शायद मैं। आंसर कैसे कंक्लूड करा, यही सड़ी सी बात कि 4 का आधा 2, 6 का आधा 3 और 2n का आधा n। ये कैसे हो सकता है, ना समझ में आ रहा हो। आईआईटी की तैयारी कर रहे हो तुम लोग यार। ऊपर मैं फिर भी समझ सकता हूँ कि सर ये कैसे पता चला x को -x करना है, ये करना है, वो हो गया नोट। ठीक है, हाँ भाई ऑनलाइन वालों अगर स्क्रीनशॉट ले लिया बहुत बढ़िया, नहीं लिया बाद में बता देना। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या लास्ट टॉपिक जो है, लास्ट टॉपिक है हमारा इसमें डबल सिग्मा। सिग्मा तुम्हें पता है सबको, सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ा हुआ है। तो सिग्मा का काम क्या होता है, ऐड करना है ना, समेशन करना। तुमने जैसे सिग्मा आई पढ़ा हुआ है, सिग्मा आई स्क्वायर पढ़ा हुआ है, या आर स्क्वायर जिस भी नाम से सर ने लिखवाया होगा, सिग्मा आई क्यूब, ये पढ़ा हुआ है। सॉरी, सिग्मा और डबल सिग्मा एक ही चीज है बेसिकली। सिग्मा का काम भी ऐड करना है, डबल सिग्मा का काम भी ऐड करना है। फर्क दोनों में इतना होता है, सिग्मा में सिर्फ एक वेरिएबल होता है आई, जब हम डबल सिग्मा की बात करते हैं तो उसमें 2 वेरिएबल आ जाते हैं। ठीक है, फर्क इतना होगा। लेकिन डबल सिग्मा को सोल्व करते वक्त थोड़ी चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं, वो देखते हैं कैसे करते हैं। तो डबल सिग्मा हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक तो ये होता है, जैसे यहां पर कुछ भी लिखा होगा, एग्जांपल अभी करेंगे, एनसीआई प्लस एनसीजे मान लो, तो कितने वेरिएबल आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, आई और जे। अब 2 वेरिएबल हैं तो 2 सिग्मा लगा दिए। ठीक है, इसको मान लो मैंने लिख दिया आई जा रहा है 0 से लेकर n तक, और जे भी है वो जा रहा है 0 से लेकर n तक। एक डबल सिग्मा देखने में ऐसा होता है, दूसरा जो डबल सिग्मा होता है वो देखने में ऐसा होता है। थोड़ी बहुत वेरिएशन आ सकती है लेकिन बेसिक कंसेप्ट यही है। दोनों में फर्क क्या है, यहां पर फर्क ये है कि आई और जे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। आई का क्या वैल्यू ले रहा है इससे जे पर फर्क नहीं पड़ता, जे क्या वैल्यू ले रहा है इससे आई पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आई अपना जा रहा है 0 से n, जे अपना जा रहा है 0 से लेकर n तक। इसमें क्या हो रहा है, आई और जे जा तो 0 से लेकर n तक ही रहे हैं, लेकिन आई की वैल्यू से जे की वैल्यू पर फर्क पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर एक कंडीशन लगी हुई है कि आई लेस देन जे है। तो मान लो आई की वैल्यू 4 होगी, तो अब जे जो है वो 4 या 4 से छोटी वैल्यू नहीं ले सकता। क्या वैल्यू लेगा, 5, 6, 7, 8 चलता जाएगा, कहां तक जाएगा। तो आई की वैल्यू सेट करने से जे पर फर्क पड़ा। ऐसी मान लो मैं जे की वैल्यू फिक्स कर दूं 3, अब मुझे पता है आई की वैल्यू इससे छोटी आनी चाहिए, तो कितनी आएगी, 0, 1, 2 आएगी। ठीक है, तो आई और जे से एक दूसरे पर फर्क पड़ेगा, इसलिए हम क्या बोलते हैं, आई और जे एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। फर्क समझ में आया। इसको सोल्व करने का थोड़ा अलग तरीका है, उसको सोल्व करने का थोड़ा अलग तरीका है, दोनों की एक एक करके बात करेंगे। पहले सिंपल वाले पर आते हैं, व्हेन आई एंड जे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। When I and J are independent of each other.
वही क्वेश्चंस के थ्रू ही समझेंगे कैसे करने। जैसे पहला क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ डबल सिग्मा, आई है 0 से लेकर n तक और j है 0 से लेकर n तक, NCi प्लस NCj। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वाली बात है, कोई एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करे, आई अपना काम करेगा, जे अपना काम करेगा। ठीक है, तो पहले तो देखते हैं इस सिग्मा को कैसे सोल्व करते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना, जैसे तुम सोल्व करते आए हो बिल्कुल वैसे सोल्व करने। बस तुम्हें ध्यान ये देना है कि पहले कौन सा सिग्मा लिखा हुआ है, आई वाला लिखा हुआ है। तो जब आई वाला सिग्मा सोल्व करते हैं तो आई वेरिएबल होगा, जे कांस्टेंट होगा। जब जे वाले की बात करेंगे तब क्या होगा, जे वेरिएबल होगा और बाकी जितने भी आ रहे हैं सारे कांस्टेंट होंगे। क्योंकि डबल सिग्मा हालांकि पूछता नहीं है, लेकिन ट्रिपल सिग्मा भी ऐसी काम करता है। ट्रिपल सिग्मा में क्या होगा, 3 वेरिएबल आ जाएंगे। आज तक कभी बुकलेट में या कहीं पर तुम्हें दिखेगा नहीं और करेंगे भी नहीं अपने, कंसेप्ट बेसिकली सेम होता है। तो जब भी एक वेरिएबल का सिग्मा सोल्व कर रहे हो तो बाकी सभी जितने भी आ रहे हैं सारे कांस्टेंट है। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे, पहले आई वाला सोल्व करेंगे। ध्यान से देखना क्या होगा, सिग्मा j इक्वल टू 0 से n। अच्छा, इस सिग्मा को सोल्व करना चाह रहे हैं। जब NCi के ऊपर सिग्मा लगाऊंगा, सोच के देखो, सिर्फ इतने पर ध्यान दो, बाकी भाड़ में गया। NCi पर सिग्मा लगाएंगे तो कितना आएगा, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCn। NC0 से लेकर NCn तक का सम कितना होगा, बाहर वाला सिग्मा अभी भी वैसा का वैसा पड़े, सिर्फ आई वाला सोल्व कर रहे हैं। प्लस NCj के ऊपर सिग्मा लगेगा, कितना आएगा, दोबारा सोचो, सोच ठीक है, थोड़ा गलत कर रहे हो। NCj कांस्टेंट है, वेरिएबल है, पहली बात तो कांस्टेंट। अगर मैं तुमसे बोलूं सिग्मा k कितना होगा तो तुम क्या बोलते हो, सिग्मा k कितना, अरे रुक जाओ, सिग्मा k कितना बोलते हैं, kn बोलते हैं ना। जितनी टर्म्स आती हैं उतनी बारी कांस्टेंट टर्म ऐड होकर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो वैसे ही NCj के लिए क्या होगा, कांस्टेंट टर्म बार बार ऐड होती जाएगी, जितनी टर्म्स होंगी उतने से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देंगे। करते हैं ना ये काम। कितनी टर्म्स है, 0 से n जा रहे हैं, कितनी टर्म्स है, n+1। बस ये ध्यान रखना जो तुम पहले n बोल रहे थे, इनटू में कितना आ जाएगा, NCj। पहला सिग्मा सोल्व हो गया, बस ये काम करना है। अब दूसरे वाले सिग्मा पर आओ। जब j 0 से लेकर n तक जाएगा तो 2 की पावर n कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है। तो 2 की पावर n कितनी बार ऐड होगा, जितनी टर्म्स है, कितनी टर्म्स है, तो नंबर ऑफ टर्म्स को कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, n+1 तो कांस्टेंट है ना, वो तो बाहर आ जाएगा सिग्मा से, ये आ गया। अब NCj के ऊपर सिग्मा लगेगा, j कहां से काम करना चालू करेगा, 0 से। NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 चलता जाएगा। NC0 से लेकर NCn तक का सम 2 की पावर n। ये दोनों सेम नंबर है या नहीं है, तो ये नंबर अपने आप से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सोच के देखो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे n+1, 2 की पावर n+1, पल्ले पड़ा। बस ये काम करना है। तो जब i का सोल्व कर रहे हो तो j कांस्टेंट है, j का सोल्व कर रहे हो तो i कांस्टेंट है। हालांकि अगर तुम पहले i का कर चुके हो तो i बचना नहीं चाहिए। देखो यहां पर i नहीं बचा ना, सिर्फ j बचा है। और ये भी फर्क नहीं पड़ता कि i वाला पहले लिखा हुआ है, j वाला पहले लिखा हुआ है, कोई मैटर नहीं करता हमारे लिए, एक ही बात है। इस बार आ गया डबल सिग्मा और अंदर है NCi इंटू NCj। करके देखो क्या होगा। सर ये n+1 रिपीट कर दो प्लीज। n+1 कुछ नहीं भाई, अगर 0 से लेकर n तक जा रहे हैं, 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 10 तक कितनी टर्म्स आती हैं, 10 आती है। लेकिन अगर 0 भी इंक्लूड कर दें, 0 से 10 तक 11 टर्म आएंगी। वैसे अगर मैं 1 से लेकर n तक जाता तो n टर्म्स आती, लेकिन जब 0 से n जा रहे हैं तो n+1 टर्म्स आएंगी। जब हम i वाला सिग्मा सोल्व कर रहे हैं तो NCj कांस्टेंट है, कांस्टेंट के ऊपर सिग्मा लगाने का तरीका यही होता है। अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि सिग्मा 2 r है 0 से लेकर n या 1 से लेकर 10 तक, तो तुम क्या करोगे, 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा,
जितनी टर्म्स होंगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, n टर्म्स हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वही काम यहां पर करें, एनसीजे कांस्टेंट है वो वैसा का वैसा आ गया, 0 से लेकर n तक n+1 टर्म्स है तो उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, बस ये काम है। आंसर नहीं पता, एक बार निकाल लो, बाद में जब करूंगा तो मैच कर लेंगे। आंसर याद नहीं है मुझे, तो सेकंड सिग्मा बता दो दोबारा। सेकंड सिग्मा भी कुछ नहीं है भाई, देख वही पहला सिग्मा आ गया, यहाँ पर वेरिएबल कौन है, जे है, तो 2 की पावर n कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट वैसा का वैसा आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, n+1 कांस्टेंट है वो वैसा का वैसा आएगा, सिग्मा से बाहर आता है ना मल्टीप्लाई करा हुआ सिग्मा, एनसी जे के ऊपर सिग्मा लगाएंगे तो एनसी 0 से लेकर एनसी n तक का सम वो हो जाएगा 2 की पावर n, दोनों को ऐड कर दिया इंटू 2 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। कर लिया सबने, कर लिया, ये कुछ नहीं करना, वही जब हम ये काम कर रहे हैं सॉरी, पहले में आई वेरिएबल है ना, तो एनसीजे कांस्टेंट है क्या है, तो एनसीजे जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी फर्क पता है ना, कांस्टेंट मल्टीप्लाई और ऐड में क्या फर्क होता है, तो एनसीजे को बाहर निकाल सकते हैं डायरेक्ट, तो अगर मैं एनसीजे को बाहर निकालूं तो सिग्मा जे इक्वल टू 0 से लेकर n तक, एनसीजे बाहर आएगा, फिर सिग्मा बचेगा, आई जाएगा 0 से लेकर n तक, एनसीआई। पहले इस सिग्मा की बात करते हैं, एनसी 0 से लेकर एनसी n तक का सम होगा, कितना होता है 2 की पावर n, तो ये आ जाएगा सिग्मा जे इक्वल टू 0 टू n एनसी जे इंटू 2 की पावर n, ये आएगा। 2 की पावर n कांस्टेंट है, वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे तो कॉमन लेकर बाहर निकाल सकते हो, 2 की पावर n बाहर आ गया। अब बात करते हैं एनसीजे की, जब एनसीजे पर सिग्मा लगाओगे तो एनसी 0 से लेकर एनसीएन तक का सम आएगा, कितना होता है 2 की पावर n, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n, 2 की पावर 2n, पावर ऐड होकर ये आ जाएगा, और ऑप्शन तुम्हें देखने को ये भी मिल सकता है 4 की पावर n, एक ही बात है। अच्छा, मैंने जो दोनों एग्जांपल दिए हैं उसमें 0 से n है, हो सकता है एक में 0 से n हो, एक में 0 से m हो, फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो ये 0 से n है तो 2 की पावर n आ जाएगा, अगला 0 से m तक है तो 2 की पावर m आ जाएगा, पावर ऐड होकर 2 की पावर m प्लस n, वो मैटर नहीं करता इतना, जरूरी नहीं है कि दोनों की लिमिट सेम हो, जब इंडिपेंडेंट है तो सही में इंडिपेंडेंट है, दूर दूर तक कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो टर्म्स मिसिंग है वो प्लस माइनस कर लेंगे, वो भी तो करे हुए हैं, बताया था ना कि अगर कोई टर्म मिसिंग है तो ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो उसको, कंसेप्ट तो सेम ही है ना वो सारे जो चल रहे हैं, बस पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए कि काम कर कैसे रहेगी। ठीक है तेजस्वी, अगर यही आया था तो बहुत बढ़िया, नोट करो जल्दी। इसके बाद बात करते हैं जब आई और जे डिपेंडेंट हो तब क्या होगा, मेन तो वही है। सेकंड पार्ट लिखो इसी का, व्हेन आई एंड जे आर डिपेंडेंट। ये थोड़ा ध्यान से समझना, ये थोड़ा अजीब सा। अब आई और जे डिपेंडेंट होंगे, नॉर्मली डिपेंडेंट किस तरीके से होते हैं कि या तो बोल देगा आई लेस देन जे है, या आई लेस देन इक्वल टू जे, आई ग्रेटर देन जे, या आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे, ये 3-4 सिनेरियो बनते हैं, इन्हीं में पूछता है। तो अब होता क्या है ये ध्यान से समझो, अगर मान लो मैं बोल रहा हूं कि आई जो है वो 0 से लेकर n तक जा रहा है और जे जो है वो भी जा रहा है 0 से लेकर n तक, आई 0 से लेकर n तक जा रहा है, जे जा रहा है 0 से लेकर n तक। मान लो फिलहाल इंडिपेंडेंट है, फिलहाल हम क्या कह रहे हैं इंडिपेंडेंट है दोनों, तो होगा क्या, अब यहां पर एक मैट्रिक्स टाइप चीज बनाते हैं, ग्रिड मान लो जो भी कह लो, जैसे यहां पर हम क्या करेंगे, बहुत है, कितने डब्बे बने, 1 2 3 4 5 6 7,
5 एक कम रह गया ना। तो पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, उसके बाद देखेंगे जनरल में क्या काम होता है। ठीक है, ये ऐसा कुछ ग्रेड है, मान लो 1 की बस। ठीक है, अब मान लो फिलहाल आई और जे पर कोई लिमिट नहीं है, 0 से लेकर n तक जा रही है, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट का कोई रोल नहीं है इस टाइम, कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर मैं वैल्यू लिखूंगा आई की और यहां पर मैं वैल्यू लिखूंगा जे की। आई क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 लेने के तो कितनी भी ले सकते हैं, क्योंकि डब्बे 5 बनाए हैं, तो मैं n की वैल्यू 5 लेकर चल रहा हूं। ठीक है, मैंने मान लिया n 5 है, तो आई 0 से लेकर 5 तक कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। यहां पर अगर j की वैल्यू की बात करें, कितनी वैल्यू ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 5। सही बात है, ये ग्रिड होगी इस तरीके से। अब तुम सोच के देखो, अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर बनाना चालू करूं, ऑर्डर्ड पेयर समझते हो, ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे आई कोमा जे के, पहले मैं आई की वैल्यू लिखूंगा फिर जे की वैल्यू लिखूंगा, यही तरीका है। तो इस डब्बे में आई की वैल्यू कितनी है, 0, जे की वैल्यू 0, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 0, आई की वैल्यू 2, जे 0। समझ में आ रहा है कर क्या रही हूं? ऊपर मैंने आई की सारी पॉसिबल वैल्यू लिख ली, जे की लिख ली, अब इनको मैच करके ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं। तो यहां पर आई की वैल्यू 4, जे की 0, 5 0। सही है, यहां पर क्या होगा, आई 0 जे 1, फिर 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1। हालांकि इतना बनाने की वैसे पूरी जरूरत तो नहीं है, बना लो चलो। 0 2 0 3 0 4 0 5 1 2 1 3 1 4 1 5 2 2। अच्छा एक बात और बताओ, आई और जे में हमारे लिए कोई फर्क है? वैसे कोई फर्क नहीं है ना, वेरिएबल के नाम ही तो है, बेसिकली तो सेम ही है, वेरिएबल है, एक का नाम आई रखा हुआ है, एक का नाम जे रखा हुआ है। वो तो जब कंडीशन लगाएंगे तब उस पर फर्क पड़ना चालू होगा, उससे पहले कोई फर्क नहीं पड़ता। बना लो साथ साथ, अगर बनाना चाहो तो बाद में लॉजिक समझ में आ जाएगा। बनाते तो n बाय n की है, लेकिन एक बार n की वैल्यू 5 मानकर फिर प्रोसीड करते हैं। तो अब ये ग्रिड हमारे पास बन गई। तुम हमेशा नोटिस करोगे इस ग्रिड में एक काम होगा, इसको देखो, जो ये वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन है, बेसिकली इस वाले को देखो, इसमें पूरे डायगोनल में, इसको बोलते हैं डायगोनल, इस पूरे डायगोनल में आई और जे की जो वैल्यू है वो बराबर आ रही है, नहीं आ रही? चेक करो, इस पूरे डायगोनल पर क्या होगा, आई इक्वल टू जे होगा। सही बात है। इस डायगोनल के ऊपर देखो क्या होगा, आई बड़े जे बड़े। चेक करो, कोई भी ऑर्डर पेयर उठाकर देख लो डायगोनल के ऊपर, ये पिंक वाला जो बना हुआ है इसके ऊपर कोई भी उठाकर देख लो, जैसे 3,1 है, आई बड़े जे बड़े, 5,3 उठा लो, 4,3 5,4 आई। तो इसके ऊपर क्या होगा, आई जे से बड़ा होगा। इसके नीचे देखो क्या होगा, आई जो है वो जे से छोटा होगा। सही बात है ये बात? अच्छा, अगर यहां पर 0,2 है इस तरफ, तो दूसरी तरफ 2,0 भी तो है, उसका उल्टा। अगर यहां पर 1,4 है तो दूसरी तरफ 4,1 भी तो है। जो टर्म्स यहां पर बन रही है उनकी एग्जैक्ट उल्टी ऊपर बन रही है। ऐसा होगा कि यहां पर कोई टर्म फालतू आ जाएगा, कोई टर्म मिसिंग हो, या तो नीचे 4 टर्म हो ऊपर 5 हो, या ऊपर 4 हो नीचे 5 हो। पॉसिबल ऐसा नहीं है। सॉरी, तो यहां पर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अगर मान लो मैं पूरे इंडिपेंडेंट वाले का सम निकालना चाहूं, अगर मैं पूरे सॉरी इंडिपेंडेंट का सम निकालना चाहूं, डबल सिग्मा है, डबल सिग्मा में हम क्या कर रहे हैं, आई इक्वल टू 0 से लेकर n तक जा रहे हैं,
जे जा रहा है 0 से लेकर n तक, अंदर जो भी फंक्शन होगा मैटर नहीं करता, NCI प्लस NCJ हो, NCI इंटू NCJ हो या कोई नया आ जाए, फर्क नहीं पड़ता। ये जो पूरा का पूरा सम है, मतलब मुझे पूरे डब्बे का सम निकालना होगा ग्रिड का। जब इस पूरी ग्रिड का सम निकालेंगे तो एक तो सम आएगा I ग्रेटर देन J वाला, एक सम आएगा I लेस देन J वाला। दोनों सम इक्वल आएंगे नहीं आएंगे? I को J से बड़ा लेने पर जो टर्म आएगी वही टर्म I को J से छोटा लेने पर आएगी। फर्क क्या होगा? मान लो पहले NC1 प्लस NC3 लिख रहे हो तो दूसरी तरफ से क्या आ जाएगा? NC3 प्लस NC1। टर्म तो सेम ही है ना। अगर टर्म सेम है तो उन सबका सम भी क्या होगा? सेम। तो मैं कह सकता हूं ये 2 टाइम्स डबल सिग्मा 0 I J N। इसका मतलब क्या हुआ? I और J दोनों 0 से N जा रहे हैं, लेकिन अब I J से छोटा होना चाहिए। तो I जब J से छोटा है उसका सम निकाल लिया, उतना ही सम दूसरी तरफ का आएगा। डबल कर दिया तो दोनों आगे नहीं आगे। लेकिन अभी भी कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनका सम नहीं आया। कौन सी? डायगोनल वाली, I इक्वल टू J वाली। तो वो वाली टर्म क्या कर देंगे? ऐड। तो डबल सिग्मा यहां पर हम क्या लिखते हैं? I इक्वल टू J। तो सॉरी, हमें वैल्यू चाहिए किसकी? इसकी। तो अगर इसका फॉर्मूला बनाना चाहें तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डबल सिग्मा I और J जो हैं दोनों 0 से लेकर N तक जा रहे हैं, इक्वल टू, ये इधर जाकर माइनस होगा, यहां पर क्या बनेगा? I इक्वल टू 0 से N, J इक्वल टू 0 से N माइनस डबल सिग्मा। कौन सा डबल सिग्मा? जब I J के इक्वल है, और डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 भी तो आएगा। ये फॉर्मूला बन गया बस। तो कहने का मतलब क्या हुआ? अभी प्रैक्टिस करके देखेंगे, क्वेश्चंस थोड़ा और क्लियर होगा। लेकिन मतलब ये हुआ, अगर तुम्हें इसका सम निकालना है, पहले तो तुम I और J को इंडिपेंडेंट मान लो। सम निकाल लिया, उसमें से वो वाला सम माइनस कर दो जब I और J इक्वल है। जो सम आएगा वो किस किस से मिलकर बना होगा? I लेस देन J और I ग्रेटर देन J। हमें इन दोनों में से कोई एक चाहिए, तो डिवाइड बाय 2। बस ये रिजल्ट याद होगा तो आसानी से ये वाला भी हो जाएगा। ये जरूरी है कि I ग्रेटर देन J और I लेस देन J का हमेशा सब इक्वल है। एक जरूरी है अगर दोनों n तक जा रहे हैं तो। और इसमें बिना n वाला नहीं पूछता, दोनों को सेम वैल्यू तक पहुंचाएगा। इसमें वो नहीं होगा कि I तो जा रहा है 0 से लेकर 10 तक और J जा रहा है 0 से लेकर 8 तक, वो वाला काम नहीं करवाएगा इसमें। और जब तक दोनों सेम वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं, दोनों 0 से n जा रहे हैं, तो सेम आएगा। सोच के देख, टर्म तो सेम ही बनेगी ना। ऐसा केस एग्जिस्ट करता है कि n तक जाए और वो n तक? नहीं करता वो, अभी तो नहीं देता। इसमें भी एक केस में पंगा पड़ता है और वो पूछता नहीं है, और पूछेगा तो हमें अलग से करना पड़ेगा। इसमें एक दो केसेस में पंगा पड़ता है। जैसे बेसिकली होता है कि अगर तुम I को J से रिप्लेस कर दो, J को I से रिप्लेस कर दो, अगर टर्म पर फर्क ना पड़े, एक्सप्रेशन सेम रहे, तब ये चीज सही होती है। जैसे यहां पर देखो, I की जगह J रख दो, J की जगह I रख दो, एक्सप्रेशन सेम रखेगा या नहीं रहेगा? सेम ही तो रहेगा। I की जगह J रखो, J की जगह I रखो, सेम रखेगा। तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन मान लो मैं ये बोल दूं NCI माइनस NCJ, अब सेम रहेगा? अब सेम नहीं रहेगा, तो इसमें नहीं लगा सकते। तो वो पूछता भी नहीं है, क्योंकि इसको निकालना फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर पूछ भी ले तो हमें ग्रिड बनानी आती है, उसके हिसाब से देख लेंगे क्या फर्क पड़ रहा है। अगर मान लो मैं ये पूछ लूं 2 इंटू NCI प्लस NCJ, I और J को रिप्लेस करने से सेम चीज आ रही है, अलग अलग चीज आ रही है, तो इसमें नहीं लगा सकते। जब सेम आए तब लगा सकते हैं। उसकी चिंता मत करो, वो पूछता भी नहीं है फिर वो। तो इंडिपेंडेंट वाला निकालो, I इक्वल टू J वाला माइनस करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, ये आ जाएगा। और इसमें भी ध्यान रखना कौन सा आ रहा है, I लेस देन J वाला आ रहा है। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें I लेस देन इक्वल टू J भी होगा। बता देना, लेस देन J, ग्रेटर देन J, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 4 आते हैं। लेस देन ग्रेटर देन वाला सेम होगा, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू वाला सेम होगा, वो सिमेट्री की वजह से। चलो क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ डबल सिग्मा NCI प्लस NCJ। पहचान तो करनी आएगी ना कि इंडिपेंडेंट वाला केस है, डिपेंडेंट वाला केस है। तो वही फॉर्मूला लगाना है बस अपने को।
पहले क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट वाला निकाल लेंगे, डबल सिग्मा जब आई और जे एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, क्या बनेगा, एनसीआई प्लस एनसीजे। इसमें से कौन सा माइनस करना है, इसमें से वो डबल सिग्मा माइनस करने जब आई इक्वल टू जे होगा, ये बताया था अभी 2 मिनट पहले। और किससे डिवाइड कर दोगे माइनस करके, 2 से। अब देखो वैसे तो अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ गया तो इससे पहले वाले सवाल तो कर नहीं रखे हमने, सबके रट्टे तो मानेंगे नहीं रिजल्ट्स के। सॉरी, तो वैसे तो कायदे से तुम्हें ये वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये वाली वैल्यू निकालना जानते हैं हम, अभी निकालना सीखे, आसानी है। लेकिन फिलहाल निकाली हुई है तो मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, लेकिन पेपर में आ जाए तो तुम्हें अलग नए सिरे से निकालनी पड़ेगी। तो अभी कितनी वैल्यू निकाली थी एनसीआई प्लस एनसीजे की, ये निकाली थी ना अभी, कि अगर दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है तो ये वैल्यू आएगी, तो वही डायरेक्ट यूज कर रहा हूं मैं। तो ये आ जाएगा n+1 2 की पावर n+1, लेकिन ये वाला डबल सिग्मा निकालना पड़ेगा। अब इस वाले डबल सिग्मा में हम क्या चाहते हैं कि आई और जे दोनों इक्वल हो, तो एनसीआई प्लस एनसीआई कितना होगा, 2 इंटू एनसीआई, तो माइनस सिग्मा, अब एक ही सिग्मा आ जाएगा एक तरह से 2 इंटू एनसीआई, और आई कहां से कहां तक जाएगा, 0 से n। अब एक में लिख दो इसको, अपॉन में कितना आएगा 2, इक्वल टू 1/2 n+1 2 की पावर n+1 माइनस 2 तो आएगा ही आएगा, एनसीआई के ऊपर सिग्मा लगाओगे तो कितना बचेगा, 2 की पावर n, NC0 प्लस NC1 वो सारी कहानी, कितना आ गया 2 की पावर n+1, 2 की पावर n+1 कॉमन लेकर बाहर निकाल लोगे, किससे डिवाइड हो रहे 2 से, अंदर बचेगा n+1 -1 यानी इंटू n, 2 की पावर n+1 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, तो आंसर आ गया n इंटू 2 की पावर n। आसान है, बस एक तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2 सिग्मा निकालने पड़ेंगे, उसका भी निकालना आता है, ये तो और भी आसान है, सोल्व करोगे आंसर आ गया, बस डिवाइड बाय 2 करना मत भूलना। कोई दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं तो नोट करो, फिर अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल लिखो इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ मान लो मैं तुम्हें बोल दूं डबल सिग्मा, पहले तो ये बताओ डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, आई लेस देन इक्वल टू जे लिखा हुआ है, फर्क दिख रहा है दोनों सवालों में, क्या फर्क है, हाँ उसमें आई सिर्फ लेस देन जे हो सकता था, अब इक्वल टू भी हो सकता है, तो सोचो क्या फर्क आएगा, दिमाग लगाओ अपना, कुछ नहीं करना, सेम चीज है, बस दोनों में डिफरेंस क्या है, नया चीज क्या आ गई, पहले आई जे के इक्वल नहीं हो सकता था, अब आई जे के इक्वल हो सकता है, तो तुम क्या करोगे, इसको 2 हिस्सों में तोड़ लोगे, 2 हिस्सों में तोड़ने का मतलब इसको मैं लिख लूंगा डबल सिग्मा, एक बार तो हम बात करेंगे कि आई जे से सिर्फ छोटे बराबर नहीं हो सकता, ठीक है, एनसीआई प्लस एनसीजे। दूसरी बार मैं क्या करूंगा, दूसरी बार सिर्फ वो वाले केस लेंगे जब आई और जे दोनों इक्वल हो सकते हैं, और कितना आ जाएगा एनसीआई प्लस एनसीजे। अब ये मत सोचना कि इंडिपेंडेंट वाली बात हो गई, इंडिपेंडेंट वाली बात नहीं हुई है गलती से भी, क्योंकि आई लेस देन जे वाला केस आ गया, आई इक्वल टू जे वाला केस आ गया, जो ऊपर वाला था आई ग्रेटर देन जे वाला वो अभी भी मिसिंग है, समझ रही बात। सॉरी, इसकी वैल्यू निकालनी आती है अपने को, फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 डबल सिग्मा, पहले आई और जे को इंडिपेंडेंट बना देंगे, एनसीआई प्लस एनसीजे, इसमें से क्या माइनस करते हैं अपने, वो वाला केस जब आई इक्वल टू जे है, एनसीआई प्लस एनसीजे ये बताया था, लेकिन एक एक्स्ट्रा पार्ट और ऐड हो रहा है हमारे पास, कौन सा वाला, ये वाला, प्लस डबल सिग्मा आई इक्वल टू जे एनसीआई प्लस एनसीजे, ठीक है, देखने में गंदा लगता है बस। अब ये चीज और ये चीज सेम है ना, यहां पर इसका कोफिशिएंट कितना है, -1/2, यहां पर कोफिशिएंट कितना है, प्लस का 1/2, तो ऐड होकर कितना बच जाएगा, सोच के देखो, मैनिपुलेट करके जब ऐड करोगे तो बस फर्क इतना होगा, यहां पर जो चीज माइनस में आ रही थी अब वही चीज प्लस में आ जाएगी बस, तो डबल सिग्मा आई इक्वल टू 0 टू n, जे इक्वल टू 0 टू n,
NCI प्लस NCJ और प्लस में आ जाएगा डबल सिग्मा I इक्वल टू J NCI प्लस NCJ। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? इसकी वैल्यू पता है अपने को, अभी निकाल कर हटे 2 मिनट पहले, और यूज भी करिए n+1 2 की पावर n+1 प्लस इसकी वैल्यू भी निकाली रखी है यहाँ पर 2 की पावर n+1, डायरेक्ट लिख रहा हूं 2 की पावर n+1 कॉमन आएगा, जब 2 से बाहर डिवाइड होगा तो कितना बचेगा 2 की पावर n। जब 2 की पावर n+1 कॉमन लिया था तो यहां से n+1 यहां से +1 मिलकर कितना हो गया n+2, तो n+2 2 की पावर n, ये अपना आंसर है। समझ में आया क्या किया? कोई दिक्कत तो किसी को? सेकंड स्टेप बता दो। सेकंड स्टेप ये कैसे आया? वो समझ आ गया इसको मतलब कैसे करना। सेकंड स्टेप तो यही है, तो ये कैसे है? ये तो समझ आ गया, मतलब इसके आगे सेकंड से थर्ड कैसे आया? कुछ नहीं भाई, ये चीज तो सेम है ना, वो तो सेम रखिए, ये और ये सेम लिखी हुई है बात। इस चीज का कोफिशिएंट कितना है? -1 इंटू 1/2 -1/2 है। यहाँ पर इसी चीज का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। एक तरह से -x/2 प्लस x वाली बात हो रही है, तो जब तू ऐड करेगा तो कितना बचेगा? x/2 बचेगा, वो 1/2 फिर बाहर निकाल लिया, वो प्लस आ गया, बस ये फर्क है। ठीक है, इतना आ जाएगा। इसी में तीसरी चीज जो पूछ लेते हैं, फर्क कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा बस वैसे घुमाने के लिए अगर बोल दे, फाइंड द वैल्यू ऑफ डबल सिग्मा। अब ये कह रहा है कि बस इतना चाहिए कि I और J इक्वल ना हो, बाकी जो मर्जी हो जाए। NCI प्लस NCJ, इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी जल्दी से, 2 लाइन का सवाल है ये, कुछ नहीं करना। I नॉट इक्वल टू J, तो I लेस देन वाला केस भी आएगा, I ग्रेटर देन वाला केस भी आएगा। तो एक तरह से जो अभी हमने वैल्यू निकाली है, अभी थोड़ी देर पहले ये वैल्यू निकाली है ना, 0 I J लेस देन ये वाली, कि I J से छोटा है। तो अब मुझे दोनों केस चाहिए कि I J से छोटा भी हो और I J से बड़ा भी हो, दोनों वाला केस चाहिए। बस I नॉट इक्वल टू J वाला केस हटाना है, तो क्या कर दूंगा? इसका डबल कर दूंगा, बस यही तो करना होगा। उसमें I लेस देन J वाला भी आ गया और डबल करने की वजह से I ग्रेटर देन J वाला भी आ गया। अब वैसे तो अगर ये प्रॉपर क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो कुछ पुराना याद नहीं है तो करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल कर चुके हैं, जैसे मैं पहले बोला था डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर रहा हूँ। इसकी वैल्यू आई थी n इंटू 2 की पावर n, वो दोबारा यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू n इंटू 2 की पावर n, n तो रहेगा ही रहेगा, 2 की पावर ऐड होकर बन जाएगा n+1। तो ये मत सोचना, बार बार ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, ये मत सोचना कि सवाल आसान है और 1-2 स्टेप में हो गया, इसलिए आसान है क्योंकि पहले 4 स्टेप लगा चुके हैं अपने। ठीक है, आ गया, समझ में आ गया? 2-4 और कर लेते हैं। कंसेप्ट तो यही है, बेसिक कंसेप्ट। सॉरी, इंडिपेंडेंट वाले में से I इक्वल टू J वाला माइनस कर दो, वो भी कर सकते हैं। हाँ तेजस्वी, ये भी कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट वाले में से जो इक्वल वाला है I इक्वल टू J वाला, वो माइनस कर दें तो सिर्फ वो बचेगा जो हमें चाहिए, वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। कर लिया नोट सबने? अब जैसे अभी इसी में और क्या पूछ लेगा, बस वो पुराने वाला यूज करवा लेगा इस नए कंसेप्ट में, पुरानी वाली बातें। जैसे मान लो तुमसे ये पूछ ले, वो फाइंड द वैल्यू ऑफ डबल सिग्मा 0 I J I इंटू J NCI इंटू NCJ। याद करो इस टाइप के सवाल कैसे करते थे, किस चीज का सवाल है ये? आर को तोड़ने वाला, डिफरेंशिएशन वाला, कि आगे जो वेरिएबल आ रहा है उसको गायब करना है किसी भी तरीके से। अब वो पुरानी चीज इसके साथ जोड़कर दे दी। अब I लेस देन J डिपेंडेंट वाला है इंडिपेंडेंट वाला है? करके देखो, बस वही फॉर्मूला लगाना है, पुरानी वाली बातें करके देखो जल्दी क्या आंसर आ रहा है। और बस वो चीज ध्यान रखना, बीच में अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए,
वो कहते थे ना 0 पर वैल्यू 0 आ रही है तो इससे अच्छा 1 से स्टार्ट कर लो, वो वाला काम भी कर सकते हैं, करो जल्दी। हाँ, तोड़ने वाला सिस्टम। जल्दी बताओ क्या आंसर आ रहा है। कर लिया? n-1 आंसर नहीं पता, कर लिया बस इतना बता दे, ठीक है। एक बार चेक कर ले कैलकुलेशन इतनी जितने देर में बाकी बच्चों को टाइम दे रहा हूँ। सर आया आंसर? आ गया? करो जल्दी करो यार, इतना टफ है नहीं, बस देखने में बस बड़ा है, लिखने में बड़ा आता है क्योंकि बार बार डबल सिग्मा लिखने पड़ते हैं, बाकी तो वही पुरानी चीजें ही हैं। तो
किसने कहा आंसर अच्छा आएगा? जरूरी आंसर अच्छा आएगा? आ रहा है जो आ रहा है ठीक है, कैलकुलेशन करनी है जो करनी है। पूछा नहीं मैंने, जो आ रहा है अपने तक सीमित रखो, बाद में मैच कर लेना। इतने बड़े तो कैसे याद करूं मैं भी आंसर। चलो देखते हैं क्या होगा। काम वही करना ना, जीरो और आई जब जीरो होगा या जे जीरो होगा, दोनों पर टर्म की वैल्यू जीरो आएगी, मुझे दिख रहा है। तो मैं क्यों पंगे लूं, मैं जीरो से चालू करने की बजाय 1 से चालू कर लूंगा। वैसे तो तुम्हें इसका रिजल्ट याद करने के लिए मैंने बार बार बोला हुआ है, आई इंटू एनसीआई का सिग्मा कितना होता है? n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं करके भी दिखा देता हूँ। तो n और i को तोड़ेंगे आगे, i कटेगा, n बचेगा। nc j को तोड़ोगे तो n आगे आएगा, j कटेगा। तो n इंटू n से बन जाएगा n का स्केयर। अंदर कितना बचेगा? n माइनस 1 सी आई माइनस 1, n माइनस 1 सी जे माइनस 1। होपफुली ये भी समझ में आ रहा होगा कि पहले मैं इसकी वैल्यू क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक तो इंडिपेंडेंट वाली वैल्यू निकालनी है, फिर i इक्वल टू जे वाली वैल्यू निकालनी है, डिफरेंस लेकर डिवाइड बाई 2। तो इसलिए काम कर रहे हैं। n स्केयर तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। जब इस सिग्मा को सोल्व करेंगे, इस वाले पार्ट को, इस सिग्मा को सोल्व करते वक्त j कांस्टेंट है, वेरिएबल है, इस सिग्मा से बाहर आएगा। लेकिन बाहर वाले सिग्मा से बाहर मत निकाल देना, क्योंकि बाहर वाले सिग्मा के लिए वेरिएबल है। तो क्या लिखोगे? j इक्वल टू 1 टू n, n माइनस 1 सी जे माइनस 1, ये तो बाहर आ गया। अच्छा, n माइनस 1 सी आई माइनस 1, सिग्मा लगा सकते हो। i जब 1 होगा तो n माइनस 1 सी 0, फिर n माइनस 1 सी 1, n माइनस 1 सी 2, कितना आएगा? 2 की पावर n माइनस 1। 2 की पावर n माइनस 1 भी बाहर आ जाएगा। फिर इसके ऊपर सिग्मा लगाओगे तो कितना आएगा? 2 की पावर n माइनस 1। तो सोल्व करके ये तो आ गया n इंटू 2 की पावर 2n माइनस 2। ये पल्ले पड़ा, क्या करे? ये आई वैल्यू जब i और j एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। अब किस चीज की वैल्यू निकालेंगे हम? जब i इक्वल टू j है। अगर i j के इक्वल है तो i इंटू j कितना होगा? i स्क्वायर। NCi इंटू NCj कितना होगा? ये बात पहले पड़ रही है। अब दोनों NCi को तोड़ देंगे। पहला NCi टूटेगा तो n अपॉन i, दूसरा NCi टूटेगा फिर n अपॉन i। क्या बन जाएगा? i जाएगा 1 से लेकर n तक, n का स्क्वायर बचेगा, ये बचेगा n माइनस 1 सी आई माइनस 1, n माइनस 1 सी आई माइनस 1। ये बात पल्ले पड़ी, क्या करें? दो थे, अलग अलग करके लिख दिया। किसका सवाल बन गया अभी? कौन से कंसेप्ट में बन गई? बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल। दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेसिकली। n स्क्वायर आएगा, तो ये आएगा। अब बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल, नीचे वालों का सम कांस्टेंट आ रहा है, वेरिएबल आ रहा है, एक को पलटना पड़ेगा। अगर पलटेंगे तो n स्क्वायर तो बाहर है, सिग्मा i इक्वल टू 1 टू n। पहले वाले को पलट दिया तो n माइनस 1 में से i माइनस 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो n माइनस i बनेगा। समझ में आ रही है बातें? तो n का स्क्वायर ऊपर वालों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2n माइनस 2 c। नीचे वालों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? ये वैल्यू आ गई, पल्ले पड़ रहे। अब क्या करेंगे? जो सम हमें निकालना है वो निकालने के लिए 1/2, जो यहां से इंडिपेंडेंट से आंसर निकाले, माइनस यहां से जो आंसर निकाले, ये आंसर है। बस आगे सिंपलीफाई बहुत ज्यादा होगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? n स्क्वायर कॉमन लेकर बाहर निकाल सकते हो। वो ऑप्शंस देखकर हम टिक करके आ जाएंगे। मेन मुद्दा यही है कि दो टुकड़ों में काम करना पड़ेगा, i इक्वल टू j। ये वाला अभी इस चीज में कुछ नया तो लगा नहीं ना एक तरह से, जो ये सारे काम हम एक वेरिएबल में कर चुके हैं। अब दो वेरिएबल आ गए, दो वेरिएबल में भी जब डबल सिग्मा है तब अलग अलग काम हो जाएगा। जब i इक्वल टू j होगा तब एक ही वेरिएबल बन जाएगा। तो आसान है करना, इतना देखने में बस गंदा लगता है।
अब ये क्या है, डबल सिग्मा। अब ये बिल्कुल ही अलग टाइप का आ गया। अभी तक हम क्या कर रहे थे, आई और जे दोनों 0 से n तक जा रहे हैं, अब क्या है, k 1 से n तक जा रहा है, r 0 से k जा रहा है। वेरिएबल कौन कौन है, q और r। तो पहले जो r जाता था वो 0 से n जाता था कांस्टेंट की तरफ, अब r 0 से चालू होकर k वेरिएबल तक जा रहा है। साथ में ये कंडीशन भी है और ncr की जगह kcr आ गया, थोड़ा सा बदलाव हुए। क्वेश्चन ट्राई करना। तो जब इस टाइप का नया सवाल आ जाए ना, जब जो हमने जिस टाइप का नहीं पढ़ा, तो पूरा सिग्मा लिख कर देख लो कि पहले देख चेक करो r को 0 रखने से क्या होगा, r को 1 रखने से क्या होगा, r को 2 रखने से क्या होगा। सारी टर्म्स लिख लिख कर देख लो, एक पैटर्न मिल जाएगा, उस पैटर्न को आसानी से ऐड कर पाओगे उसके बाद। ठीक है, ट्राई करना, कल डिस्कस करेंगे।